वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वो लिंक यहाँ दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूं अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। आधुनिक भारत का इतिहास और कक्षा 8वीं की इस पाठ्य पुस्तक में हम जानेंगे यूरोपीय, विशेषतः ब्रिटिश अंग्रेजों के शासनकाल के बारे में। यह है हमारी कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक इतिहास और नागरिक शास्त्र। और हमारा आज का पाठ है पाठ 4, 1857 का स्वतंत्रता युद्ध, भाग 1। यह है हमारे भारत देश का मानचित्र और कालखंड है सन 1857। और मानचित्र के ऊपर एक सूचना लिखी हुई है, इंडियन स्टेट्स ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी 1857 में जो विद्रोह हुआ, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस दरमियान भारत के, तत्कालीन भारत के किन प्रांतों ने सहयोग दिया और उनकी क्या स्थिति रही। क्योंकि हम सब जानते हैं भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने आई थी और धीरे धीरे उसने अपने पांव पसारे और संपूर्ण भारत पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। भारत के लोग भी जाग उठे थे और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचार के विरोध में अपनी आवाज उठाई। तो आज इस पाठ में हम ऐसे ही अनेक छोटे बड़े संघर्षों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यह इंग्लैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जो व्यापार के बहाने भारत में आई और धीरे धीरे इसने भारत पर अपना वर्चस्व जमाना शुरू कर दिया। और कालांतर में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण कर लिया। और इन सबका भारत पर क्या परिणाम हुआ, इन्हीं कुछ मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया। 1857 में अंग्रेजी सत्ता को बुरी तरह से झकझोरने वाला एक युद्ध हुआ, लेकिन यह युद्ध अचानक नहीं हुआ था। इसके पहले भी भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक संघर्ष हो चुके थे।
1857 के युद्ध की व्याप्ति और उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी ने जिस पुस्तक में इस युद्ध को प्रस्तुत किया, उस पुस्तक का नाम है 1857 चे स्वातंत्र्य समर, यानी 1857 का स्वतंत्रता युद्ध। और इस पुस्तक ने कालांतर में अनगिनत क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी। अठारह के पूर्व भी भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक संघर्ष हुए थे। इस संघर्ष में आदिवासी जनसमूह, सन्यासी, कारीगर, किसान, सैनिक सभी लोग शामिल थे। 1857 के पूर्वकालिक युद्ध में यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि आदिवासी जनसमूह ने बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया। सन्यासी और फकीर, इनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। सैनिकों ने विद्रोह किया अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ। कारीगर, जितने भी कृषक और कारीगर थे वो अंग्रेजों की नीतियों से परेशान हो चुके थे। किसान और अन्य जनसाधारण कंपनी सरकार के राज्य में कंगाल हो गए थे और ये अंग्रेजों से त्रस्त होने लगे थे। आदिवासी, किसान, कारीगर, सैनिक, यानी हम देखें युद्ध में बराबरी से हिस्सा ले रहे थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि 1857 के पूर्वकालिक संग्राम जो भी हुए उसमें आदिवासी, भिक्षुक, किसान, कारीगर और सैनिक ये सभी शामिल थे। और इनके साथ साथ हम कहें 1857 के पूर्वकालिक संग्राम में आखिर इस गठ ने विद्रोह क्यों किया, चाहे वो कृषक वर्ग हो, चाहे वो कारीगर हो, चाहे सैनिक हो, आदिवासी जन समूह हो और उनके साथ साथ सामान्य जन, इन सबके विद्रोह का कारण क्या था। तो आओ अब देखते हैं कि 1857 के पूर्व कितने संघर्ष हमारे देश में हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सन 1763 ईस्वी से बंगाल में सन्यासियों और फकीरों के नेतृत्व में किसानों का संघर्ष। इसके बाद 1770 ईस्वी में बंगाल प्रांत का बड़ा अकाल एवं उसके परिणाम स्वरूप संघर्ष। 1806 ईस्वी में वेल्लोर सैनिक विद्रोह। 1817 ईस्वी में पाइकों का सशस्त्र विद्रोह। 1824 ईस्वी में बराकपुर सैनिक विद्रोह और 1832 ईस्वी में उमाजी नाइक का बलिदान। सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल प्रांत को। (1763) ईस्वी से बंगाल में सन्यासियों और फकीरों के नेतृत्व में किसानों का संघर्ष शुरू हुआ। यह है हमारा बंगाल प्रांत। तत्कालीन भारत में यह बंगाल प्रांत, वर्तमान भारत के मानचित्र में यदि आप देखेंगे तो यह स्वरूप नहीं दिखाई देता आपको, इसीलिए तत्कालीन शब्द का मैं इस्तेमाल कर रही हूं। यानी 1857 के पूर्व 1763 ईस्वी में जो हम मानचित्र का स्वरूप देख रहे हैं वो इस तरह का था। तो बंगाल प्रांत की सीमा आप देख रहे हो बहुत बड़ी थी। तो बंगाल प्रांत से सन्यासियों और फकीरों के नेतृत्व में एक आंदोलन खड़ा हुआ और यह आंदोलन
इस तरह हम देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध दो प्रकार के आंदोलन चले, एक अहिंसक आंदोलन और दूसरा हम देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। भारत की आजादी के लिए 1757 से 1942 के बीच जितने भी आंदोलन विद्रोह हुए वे सभी पूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बने। सबसे ज्यादा आंदोलन और विद्रोह बंगाल में हुए। 1757 में प्लासी के विद्रोह से लेकर 1905 के बंग भंग आंदोलन तक बंगाल ने बहुत कुछ सहा। देश में बंगाल में हुए आंदोलन की कड़ी में सन्यासियों के आंदोलन की चर्चा प्रमुखता से की जाती है। यह है तत्कालीन भारत के मानचित्र में बंगाल का स्थान। 1763 ईस्वी से 1857 ईस्वी के कालखंड में बंगाल में पहले सन्यासियों और इसके बाद फकीरों के नेतृत्व में किसानों ने संघर्ष किया। यह हम देख रहे हैं बंगाल प्रांत की सीमा। सन्यासियों में असंतोष बढ़ने लगा था। इसका कारण क्या था? बंगाल में अंग्रेजों ने हिंदुओं को उनके तीर्थ स्थानों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके चलते शांत रहने वाले सन्यासियों में भी असंतोष फैल गया। अंग्रेजों के विरुद्ध सन 1763 से 1773 तक चला सन्यासी आंदोलन सबसे प्रबल आंदोलन था। आदि गुरु शंकराचार्य के 10 नामी संप्रदाय ने एकजुट होकर भारतीय धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए शस्त्र युद्ध का बिगुल बजाया। इतिहास प्रसिद्ध इस विद्रोह की स्पष्ट जानकारी बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलती है। यह है आदि गुरु शंकराचार्य जी और ये उनका 10 नामी संप्रदाय। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिक उपन्यास। 1882 में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन बहुत ही विस्तार पूर्वक किया गया है। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत यह उपन्यास आने वाले समय में अनेक क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। यह है प्रसिद्ध उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम इन्हीं की रचना है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बन गया था। बंगाल में जब 1770 ईस्वी में भयानक अकाल आया तो अंग्रेज सरकार ने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया और जनता को उनके हाल पर ही छोड़ दिया। अंग्रेजों की नीति के चलते जमींदार, कृषक, शिल्पकार सभी की स्थिति बदतर हो गई थी। बहुत ही हृदय विदारक स्थिति थी इस अकाल की। इस अकाल में उस समय 1 करोड़ लोग मारे गए थे। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रभावित क्षेत्रों के 1/3 लोग इस अकाल में मारे गए थे। इस अकाल का विनाशकारी प्रभाव इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषण परक नीतियों के कारण और बढ़ गया था। जैसा कि हम इस चित्र में भी देख रहे हैं, अकाल के परिणाम स्वरूप कैसी स्थिति हो गई है जनमानस की। मुस्लिम फकीरों ने भी
सन्यासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत की आजादी का आंदोलन लड़ा। सन्यासियों में उल्लेखनीय नाम है मोहनगिरी और भवानी पाठक जी के, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। और फकीरों के नेता के रूप में मजनू शाह का नाम प्रसिद्ध है। यह आंदोलन बंगाल में शुरू तो हुआ, लेकिन बंगाल के बाद इसकी ज्वाला धधकने लगी और इसकी आंच पहुंची राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में भी। इन फकीरों और सन्यासियों का साथ जमींदार, कृषक और शिल्पियों ने भी दिया। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के चलते बंगाल में सन्यासियों और फकीरों ने साथ मिलकर लड़ने के बजाय अलग अलग लड़ने का फैसला किया। इस बिखराव के चलते सन्यासी विद्रोह और फकीर विद्रोह दोनों ही दबा दिए गए। जैसा कि हम हमेशा जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीयों को तोड़ने के लिए, उनकी एकता को खंडित करने के लिए हमेशा उनके धर्म, संप्रदाय, उनकी मान्यताओं को आग दी और अलग अलग समुदायों के बीच में एक दूसरे के प्रति घृणा का बीज डाला। और इस फूट डालो और राज करो की नीति में वो सफल भी हुए। तो हमने देखा 1763 ईस्वी से बंगाल में सन्यासियों और फकीरों के नेतृत्व में किसानों का संघर्ष। उसके बाद हमने देखा 1770 ईस्वी में बंगाल प्रांत का बड़ा अकाल एवं परिणाम स्वरूप संघर्ष। अब हम देखेंगे 1806 ईस्वी में वेल्लोर सैनिक विद्रोह। उसके बाद 1817 ईस्वी में पाइकों का सशस्त्र विद्रोह, 1824 ईस्वी में बराकपुर सैनिक विद्रोह और उमाजी नाइक का बलिदान 1832 ईस्वी में। (1806) तथा 1824 में क्रमशः वेल्लोर और बराकपुर सैनिक विद्रोह हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सिपाहियों की पहली बगावत साल 1806 में 10 जुलाई के दिन वेल्लोर में हुई थी। कई अदालतों में मुकदमे चले और इसके बाद करीब 100 विद्रोहियों को फांसी की सजा भी दी गई थी। यह विद्रोह वेल्लोर में शुरू हुआ और एक ही दिन चल सका। यह विद्रोह 1857 की क्रांति से 50 साल पहले शुरू हुआ था। 10 जुलाई 1806 को तत्कालीन मद्रास प्रांत, अब तमिलनाडु राज्य जिसे हम कहते हैं, इसके शहर वेल्लोर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों ने बड़े पैमाने पर हिंसक विद्रोह कर दिया। दक्षिण भारतीय शहर वेल्लोर में हुआ यह विद्रोह पूरे एक दिन चला, जिसके दौरान हमारे सैनिकों ने वेल्लोर किले पर कब्जा कर लिया और 200 ब्रिटिश सैनिकों को या तो मार डाला या घायल कर दिया। लेकिन इसके बाद ब्रिटिश सैनिकों के पास आधुनिक शस्त्र थे, जिसके चलते यह विद्रोह विफल हुआ। विद्रोहियों को पकड़ा गया और लगभग 100 विद्रोहियों को सरेआम फांसी दे दी गई। भारत सरकार ने सन 2006 में वेल्लोर विद्रोह को श्रद्धांजलि देते हुए एक डाक टिकट भी जारी किया है। इसके बाद हम देखते हैं 1817 ईस्वी में पाइकों का संघर्ष। कौन थे ये पाइक? पाइक जो है ये खेतीहर सैनिक हैं। ओडिशा में स्वतंत्र राजाओं के खड़े सैनिक या राजाओं द्वारा दी गई भूमि पर खेती करने वाले सैनिक और युद्ध प्रसंग आने पर राजाओं के पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार रहने वाले सैनिक, इन्हें हम पाइक के नाम से जानते हैं।
मध्ययुगीन समय से ओडिशा में पाइक प्रणाली अस्तित्व में थी। वहां के विभिन्न स्वतंत्र राजाओं के जो खड़े सैनिक थे उन्हें पाइक कहते थे। राजाओं ने इन पाइकों को खेती करने के लिए भूमि दी थी। उस भूमि पर खेती कर वे अपना जीवन यापन करते थे। इसके बदले में यदि युद्ध प्रसंग उपस्थित हो जाता है तो उन्हें राजाओं के पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार रहना है, यह उनकी शर्त हुआ करती थी। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने ओडिशा पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों ने पाइकों की वंश परंपरागत भूमि छीन ली। अब क्या हुआ? अब पाइकों के पास जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं बचा। फलतः पाइक जो है क्रोधित हुए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इसमें एक कारण और था। अंग्रेजों द्वारा नमक पर लगाए गए करों के कारण, टैक्स के कारण नमक के मूल्य में बहुत वृद्धि हो चुकी थी। बहुत नमक की कीमत में तेजी आ गई थी और जिससे साधारण लोगों का जीना भी दूभर हो गया था। नमक एक ऐसा सामान है बच्चों जो हर व्यक्ति के घर में लगता है। चाहे वो कितना भी अमीर व्यक्ति हो, साधारण व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के जीवन में नमक का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो भी व्यक्ति भोजन करता है उसमें नमक का इस्तेमाल हम करते हैं। तो नमक पर अंग्रेजों ने भारी भरकम टैक्स लगा दिया था। उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो गई थी। अब साधारण लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया था। पाइक अपनी जमीन छीन जाने से पहले से ही क्रोधित थे और इन सब के मिले जुले परिणाम स्वरूप 1817 ईस्वी में पाइकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगनबंधु विद्याधर ने किया। जिस तरह हम महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार करते हैं, उनकी शौर्य गाथा को पढ़ते हैं, उसी तरह ओडिशा में बख्शी जगनबंधु विद्याधर जी का स्थान है। उनकी शौर्य गाथा घर घर में गाई जाती है। इनके अतिरिक्त आदिवासियों एवं वन्य जनजातियों द्वारा भी विद्रोह किया गया। हम देखते हैं महाराष्ट्र से कोली, भील और पिंडारी, ओडिशा से गोंड और बिहार से हम देखते हैं कोलाम और छोटा नागपुर। इस क्षेत्र से यहां से हम देखते हैं कि जो आदिवासी और वन्य जनजाति समूह था उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई। उमाजी नाइक, आद्य वीर, आद्य क्रांतिकारी उमाजी नाइक। उमाजी नाइक ने एक घोषणा पत्र जारी कर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने और अंग्रेजी सत्ता को न मानने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी धाक, पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर आदि भागों में स्थापित की और 1826 से 1832 ईस्वी के आसपास उन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। वे भारत के शुरुआती सेनानियों में से एक थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और कंपनी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्हें सम्मान से हम क्रांतिवीर राजे उमाजी नाइक कहते हैं। अंग्रेजी सरकार उनके नाम से ही थरथरा उठती थी। 1832 ईस्वी में कंपनी सरकार ने उमाजी नाइक को बंदी बनाया और उन्हें पुणे में फांसी दे दी गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि 1857 के पूर्व, चाहे वो कृषक समूह रहा हो, वो आदिवासी जन समूह रहा हो, सन्यासी, भिक्षुक, फकीर रहे हो, और उनके साथ लोगों ने, आम जनता ने उनका सहयोग दिया और कंपनी सरकार के विरुद्ध अपनी आजादी का बिगुल बजा दिया। यह विद्रोह केवल एक जगह तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे इस विद्रोह का, इस बगावत का विस्तार होते गया। उत्तर भारत में हम देखें तो इलाहाबाद, दिल्ली, अवध, पंजाब, रुहेलखंड,
नागपुर, बुंदेलखंड। उसके बाद हम जैसे जैसे महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते हैं तो सातारा, कोल्हापुर। उत्तर भारत में हम देखें तो पश्चिमी बिहार। इन सभी जगहों पर इस विद्रोह की दावाग्नि पहुंची। और महाराष्ट्र का सहयोग तो हम कभी भुला ही नहीं सकते। महाराष्ट्र के खानदेश में जितने भी भील समूह थे वो सब इकट्ठा हो गए और कजार सिंह के नेतृत्व में उन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखलाओं में रहने वाले लोग शंकर सिंह के नेतृत्व में जाग उठे और खानदेश की क्षेत्र से ही जब भील समुदाय अपनी आवाज बुलंद कर रहा था तो न केवल पुरुष वर्ग बल्कि महिलाएं भी उसमें बराबरी से हिस्सा ले रही थी और 400 भील स्त्रियां इस युद्ध में शामिल हुई। तो आज हमने 1857 के पूर्व हुए छोटे बड़े अनेक संघर्षों के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त की। ये जो सभी संघर्ष हुए, संग्राम हुए, ये स्थानीय जगहों पर हुए। उनका स्वरूप स्थानीय और एकाकी था। अंग्रेजों ने बल का प्रयोग कर उनका दमन भी कर दिया, लेकिन लोगों में उत्पन्न असंतोष खत्म नहीं हुआ था। असंतोष की भावना को अंग्रेज दबा नहीं सके और इसका परिणाम हुआ 1857 का संग्राम। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे 1857 के संग्राम का स्वरूप और उसका परिणाम।